हेलो दोस्तों, परमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं अल्पकालीन लागत और दीर्घकालीन लागत। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागतों की शुरुआत कहां से होती है, क्योंकि किसी भी टॉपिक की शुरुआत करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पर होता है। तो आइए देखते हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागतों की शुरुआत। तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा लागत के सिद्धांत के बारे में। तो लागत के दो सिद्धांत हैं। नंबर 1, परंपरावादी सिद्धांत, और नंबर 2, आधुनिक सिद्धांत। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में लागत क्या है और लागत की कितनी धारणाएं हैं, या फिर अर्थ के आधार पर लागत के प्रकार। और आज मैं आपको बताऊंगा लागत के सिद्धांत। तो परंपरावादी और आधुनिक सिद्धांत। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार लागतें दो प्रकार की हैं। नंबर 1, अल्पकालीन लागतें, और नंबर 2, दीर्घकालीन लागतें। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने अल्पकाल के बारे में भी पढ़ा है और दीर्घकाल के बारे में। दीर्घकाल में क्या सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, और अल्पकाल के अंतर्गत जब हमने पढ़ा था तो वहां पर कुछ कारक स्थिर तो कुछ कारक परिवर्तनशील थे। तो जिस प्रकार से स्थिर और परिवर्तनशील कारक होते हैं या फिर साधन होते हैं, उसी प्रकार से स्थिर तथा परिवर्तनशील लागतें भी होती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको जो दूसरी बात ध्यान में रखनी है वो क्या है, जिस प्रकार से उत्पादकता के 3 माप होते हैं, टीपी, एपी और एमपी, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, उसी प्रकार से लागत के भी 3 माप होते हैं, टीसी, एसी और एमपी। कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, ये क्या है, लागत के माप है। तो यहां तक आपको इस बात का पता चल गया होगा कि लागतें क्या है। जो इंपॉर्टेंट लागत है वो क्या, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके बारे में अल्पकाल के लिए। तो अल्पकाल में ले लेते हैं टीसी, एसी और एमसी। तो कुल लागत को लेते हैं सबसे पहले। कुल लागत क्या है, तो अल्पकाल के अंतर्गत लागत की क्या 3 धारणाएं हैं। नंबर 1, कुल लागत, नंबर 2, औसत लागत, नंबर 3, सीमांत लागत। कुल लागत, टीसी, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल धन खर्च करना पड़ता है उसे कुल लागत कहते हैं। मान लीजिए कोई फर्म है और वो कंबल बनाती है और उसे 5 कंबल बनाने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो 100 रुपए क्या है, 5 कंबलों की कुल लागत है। तो कुल लागत किस प्रकार से है, यहां पर इन 100 रुपए में फर्म को श्रमिकों की मजदूरी भी देनी पड़ेगी, भूमि का किराया भी देना पड़ेगा, यातायात के साधनों पर भुगतान और कच्चे माल का भुगतान, बिजली पर वह बहुत सारे खर्च हैं। तो 100 रुपए में इतने खर्च पूरे नहीं होंगे। ये हमने बस अपनी तरफ से उदाहरण लिया, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो टीसी निकालने का हमारा फार्मूला है टीएफसी प्लस टीवीसी। तो अब हमें टीएफसी और टीवीसी के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये क्या है, कुल लागत के 2 प्रकार या धारणाएं। तो टीएफसी और टीवीसी, इसे हम वीसी भी लिख सकते हैं और इसे हम एफसी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं
कुल स्थिर लागत को, या फिर इसे स्थिर लागत भी बोल सकते हो। मान लीजिए कोई फर्म है, कंबल की फैक्ट्री ले लेते हैं और वह 0 कंबल बनाती है तो उसे 10 रुपए लागत के रूप में देने पड़ते हैं। अगर 1 कंबल बनाती है तब भी 10 रुपए, अगर 2 कंबल बनाती है तब भी 10 रुपए, अगर 3 कंबल बनाती है तो तब भी 10 रुपए देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या, कुल लागत स्थिर है जो फर्म को देनी पड़ती है। अब आप कहोगे कि सर 0 पर फर्म को 10 रुपए कैसे देने पड़ेंगे? हाँ भैया देने पड़ेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। नंबर 1, भूमि व भवन का किराया। नंबर 2 पर ले लेते हैं भवन के निर्माण पर व्यय, जो बिल्डिंग बनाई है उसका खर्चा। और नंबर 3 पर ले लेते हैं स्थायी कर्मचारियों का वेतन, स्थायी कर्मचारियों का वेतन। और नंबर 4 पर ले लेते हैं भूमि व भवन का किराया, भवन के निर्माण, स्थायी कर्मचारियों का वेतन। तो यहां पर हमने क्या है, जो ये भूमि, उसके बाद और भी ले लेते हैं, 2-4 और लिख लेते हैं। बीमा को ले लेते हैं और लाइसेंस फीस को भी ले लेते हैं। तो इन्हीं के आधार पर देखेंगे कि स्थिर लागत क्या है। मान लीजिए जो ये कंपनी है कंबल बनाने की, तो ये कंबल बनाने की जो कंपनी है, अगर ये 0 कंबल बनाती है तब भी इसकी लागत 10 रुपए है। क्यों देने पड़ेंगे इसे 10 रुपए? क्योंकि इसने जो भूमि या भवन को किराए पर लिया है, चाहे इसको लाभ हो या हानि, जो इस भूमि का मालिक है वो इसे 10 रुपए किराए के रूप में पक्का लेगा। उसके बाद भवन के निर्माण की बात कर लेते हैं। अगर भवन का निर्माण, जो इमारत बनाई है, उस पर मान लेते हैं टोटल 2 लाख रुपए खर्च आया है, तो 2 लाख रुपए क्या स्थिर लागत है। उसके बाद स्थायी कर्मचारियों की बात करते हैं। यहां पर जो ये कंबल बना रही है कर्मचारी, अगर वो 0 कंबल बनाएंगे तब भी 10 रुपए, अगर 1 कंबल बनाएंगे तब भी लागत 10, 2 कंबल बनाएंगे तब भी लागत, 3 कंबल बनाएंगे तब भी लागत 10 रुपए। मान लीजिए एक कर्मचारी को फर्म को 100 रुपए प्रति महीना देना पड़ता है। कितना? 100 रुपए। तो यहां पर 100 रुपए क्या है, कर्मचारियों का वेतन है, यानी कि जो स्थायी कर्मचारी हैं, जो टिके हुए हैं। अस्थायी कर्मचारी क्या होते हैं? अर्ध टिकाऊ, लेकिन स्थायी कर्मचारी क्या, टिके हुए हैं, यहां पर काम कर रहे हैं। तो 100 रुपए इस पर खर्च आता है कर्मचारियों पर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो परिवर्तन हो सकता है स्थायी कर्मचारियों के वेतन में। हाँ, इसमें परिवर्तन हो सकता है स्थायी कर्मचारियों के वेतन में, लेकिन वो दीर्घकाल के अंदर संभव है, समय की लंबी अवधि में, छोटी अवधि में यह संभव नहीं है। क्योंकि मान लीजिए एक लड़का है और किसी कंपनी में काम करने के लिए जाता है और उसे प्रारंभ में 10,000 रुपए महीना मिलता है, तो अगले महीने उसे क्या है, 20,000 मिलने लगेंगे, अगले महीने 30,000। तो ऐसा तो नहीं होगा। इसको 10,000 रुपए से ज्यादा तभी रुपए मिलेंगे जब ये 2-4 साल वहां पर कंपनी में काम करता है। तो ये क्या दीर्घकाल के अंदर संभव है, अल्पकाल के अंदर संभव नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं बीमा। बीमे का खर्च ले लेते हैं, मान लीजिए टोटल 2 लाख रुपए, तो ये भी क्या स्थिर लागत है। तो लाइसेंस फीस, जो फर्म को लाइसेंस फीस है वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए, तो लाइसेंस फीस भी क्या है, स्थिर है। तो यहाँ पर बहुत सारी बात तो आपको पता है, जैसे भवन के निर्माण पर फर्म को 1 बार खर्च करना पड़ा, बीमे पर भी 1 बार, लाइसेंस फीस पर 1 बार खर्च करना पड़ा। तो लगभग देखें तो स्थिर लागत क्या है, जो केवल 1 बार खर्च करनी पड़ती है। लेकिन अगर वेतन की बात करें या फिर भूमि या भवन का किराया क्या है, हर महीने देना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि फर्म 1 बार ही खर्च करेगी स्थिर लागत के अंतर्गत। यहाँ पर भूमि या भवन का किराया 1 बार, स्थायी कर्मचारियों का वेतन 1 बार नहीं देना पड़ता, ये हर महीने कर्मचारियों को देना पड़ता है जो उस फर्म के अंदर काम करते हैं। लेकिन अल्पकाल के अंदर क्या है, इनमें जल्दी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अल्पकाल में ये स्थिर रहते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं
तो यहां पर लिख देता हूं मैं, यहीं पर लिख देता हूं। टीसी निकालने का फार्मूला क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी। और अब टीएफसी किया हमने, तो टीएफसी निकालने का फार्मूला है टीसी माइनस टीवीसी। तो अब करेंगे हम टीवीसी, कुल परिवर्तनशील लागत। तो कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत है जिसमें उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तन होता है। अगर उत्पादन की मात्रा अधिक होगी तो लागत भी अधिक होगी, अगर उत्पादन की मात्रा कम होगी तो लागत भी कम होगी। जैसे अगर उत्पादन 0 है तो टीवीसी भी 0 होगी। अगर उत्पादन बढ़ जाता है, जैसे उत्पादन की मात्रा 1, 2, 3, तो टीवीसी भी बढ़ जाती है, 0 से 10, फिर 18, फिर 24, तो हम मान लेते हैं। तो ये क्या है, प्रारंभ में हम ले लेते हैं कि फर्म अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए अपना उत्पादन बंद कर देती है। तो कंबल बनाने की जो कंपनी है कुछ समय के लिए अपना उत्पादन बंद कर देती है, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी जो लागत है कम होगी। किस प्रकार से, नंबर 1 कच्चा माल, नंबर 2 यातायात के साधनों पर व्यय, नंबर 3 बिजली पर खर्च, नंबर 4 टूट फूट, और नंबर 5 अस्थायी कर्मचारियों का वेतन। तो यहां तक ले लेते हैं। जब फर्म अस्थायी तौर पर अपना उत्पादन बंद कर देगी तो उसे कच्चे माल पर क्या कम खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म ने अपना उत्पादन 1-2 महीने के लिए बंद कर दिया तो उसे कच्चे माल की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे में क्या, कच्चे माल पर लागत कम होगी। फिर उसे यातायात के साधनों की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि कच्चे माल को यातायात के साधन लेकर आते हैं और उस माल को लेकर भी जाते हैं, तो इस पर भी क्या कम खर्च होगा। उसके बाद है बिजली पर खर्च। जब फर्म काम ही नहीं करेगी, मशीनें ही नहीं चलेंगी, तो बिजली पर भी कम खर्च होगा, तो बिल भी क्या है कम आएगा। उसके बाद मशीनों की टूट फूट पर भी कम खर्च होगा। उसके बाद जो अस्थायी कर्मचारी है, आपको एक बात का ध्यान रखना, स्थायी कर्मचारियों का वेतन स्थिर होता है, लेकिन अस्थायी कर्मचारी जो अर्ध टिकाऊ होते हैं, जो कुछ समय के लिए काम करते हैं और कुछ समय के लिए काम नहीं करते हैं। मान लीजिए 15 दिन काम करते हैं, उसके बाद काम पर नहीं आते, तो ये क्या है, अस्थायी कर्मचारी। तो अस्थायी कर्मचारियों की बात करते हैं, तो अस्थायी कर्मचारियों पर भी कम खर्च किया जाएगा, क्योंकि फर्म इन्हें क्या है लागत नहीं देगी, तो ऐसे में क्या है कम खर्च होगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर फर्म अपना उत्पादन बढ़ाना चाहती है तो लागत भी बढ़ेगी। मान लीजिए उसे कच्चे माल 100 केजी से 200 केजी बढ़ा दिया, लागत बढ़ाने के लिए कच्चा माल भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर जब कच्चा माल बढ़ जाएगा तो साधन भी बढ़ेंगे, तो साधनों पर भी खर्च होगा, कच्चे माल पर भी। फिर बिजली पर भी ज्यादा खर्च होगा तो बिल भी ज्यादा आएगा, क्योंकि मान लीजिए फर्म 10 से 20 कंबल बनाना चाहती है, तो अगर 10 से 20 कंबल बनाएगी तो लागत भी क्या है दुगनी हो जाएगी। तो यहां पर देखिए टूट फूट, मशीनों की टूट फूट पर भी खर्च ज्यादा होगा, और अस्थायी कर्मचारियों का वेतन की बात करें तो यहाँ पर भी इन पर भी खर्च ज्यादा है, क्योंकि जब कंबल ज्यादा बनाएगी तो अगर 10 श्रमिक काम करते थे तो वहां पर 10 और श्रमिक लगाने पड़ेंगे जिन्हें ज्यादा वेतन देना पड़ेगा। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। उसके बाद बात करते हैं हम तो टीवीसी निकालने का फार्मूला लिख देता हूं मैं, टीसी माइनस टीएफसी। तो उसके बाद बात करते हैं एसी की। तो एसी क्या है, किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहते हैं। तो औसत लागत निकालने का आपको फार्मूला पता है, टी सी वाई में क्यू। मान लीजिए औसत लागत, कुल लागत 10 है और 5 श्रमिकों की औसत लागत निकाले तो 5 दूनी 10, तो 2 क्या है औसत लागत। जिस प्रकार से हम टीपी निकालते थे, टीपी बाई में क्यू। उसके बाद औसत लागत भी 2 प्रकार की है। नंबर 1 एएफसी और एवीसी। तो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। तो औसत स्थिर लागत को ले लेते हैं। औसत स्थिर लागत क्या है?
औसत स्थिर लागत प्रति इकाई स्थिर लागत है। और इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, TFC बाई में Q। मान लीजिए TFC क्या 10 पर क्या थी, स्थिर थी। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर 2 इकाइयों का निकालोगे 5, तो 10 बाई में 3 इकाइयों पर निकालोगे तो 3.3, अगर 4 पर निकालोगे तो 2.5। तो ये क्या करना पड़ेगा, TFC बाई में Q, तो क्या प्राप्त होगा हमें, AFC। उसके बाद बात करते हैं ABC की, औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई औसत लागत है। इसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देना पड़ेगा। तो 0 पर 0 थी परिवर्तनशील लागत, 1 पर कितनी थी 10, तो 1 बाई में 10, तो 10। 2 पर कितनी थी 18, तो 2 नीम 18। उसके बाद 3 पर कितनी थी 24, तो 3 अट्ठे 24। तो जैसे जैसे क्या है, कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ती जाती है तो औसत जो परिवर्तनशील लागत है वो क्या कम होती जाती है। उसके बाद MC की बात करते हैं। MC, तो MC क्या सदैव परिवर्तनशील रहती है, सदैव परिवर्तनशील रहती है या कभी भी स्थिर नहीं होती है। तो MC क्या है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए कुल लागत में जो अंतर आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। मान लीजिए 5 इकाइयों का कुल उत्पादन ले लेते 100 और 6 इकाइयों का कुल उत्पादन ले लेते 150, तो इसमें से जो अंतर आएगा कितना, 150 में से 100 जाएगा, क्योंकि TC बराबर है TCN, MC बराबर है TCN माइनस TCN माइनस 1। तो 150 में से 100 जाएगा कितना, 50। तो 50 क्या है, परिवर्तन सीमांत लागत। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं दीर्घकालीन लागत। तो दीर्घकालीन लागत भी क्या है, दीर्घकालीन कुल लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। लेकिन बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत के बारे में। तो आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉर्ज स्टिगलर, फ्रीडमैन और के लंकास्टर। जॉर्ज स्टिगलर, फ्रीडमैन, के लंकास्टर और एंड्रयूज। आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज स्टिगलर, फ्रीडमैन, के लंकास्टर और एंड्रयूज ने किया था। एक और लिख लेते हैं सार्जेंट फ्लोरेंस। वैसे तो बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं फ्लोरेंस, लेकिन हम 2-4 ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या +2 के लेवल तक आपका इधर का सिलेबस है। ये जब आपको BA की क्लास या फिर जब BA का सिलेबस करवाऊंगा तो तब समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपके जो +2 के लेवल में केवल 12वीं क्लास तक लागत का परंपरावादी सिद्धांत ही आएगा, जिसके अंतर्गत आपको अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागतें पढ़नी है। तो यहां पर अगर दीर्घकालीन लागत की बात करें तो दीर्घकालीन लागत 2 प्रकार की है। एक तो है उत्पादन लागत और दूसरी है प्रबंधकीय लागत। तो उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर उत्पादन लागत में नियंत्रण कमी होती है। इसके विपरीत उत्पादन के बड़े पैमाने पर प्रबंधकीय लागत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, उत्पादन लागत में होने वाली कमी प्रबंधकीय लागत में होने वाली वृद्धि से अधिक तेजी से होती है। क्या है, कमी वृद्धि से तेजी से होती है। जो इसमें लागत में कमी होती है उत्पादन लागत में, वो प्रबंधकीय लागत में होने वाली वृद्धि से अधिक तेजी से होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
तो इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना क्या है, परंपरावादी अर्थशास्त्री। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो लागत वक्र होता है वो यू आकार का होता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उन्होंने इसको गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि जो लागत वक्र होता है वो क्या है, एल आकार का होता है। लेकिन आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो +2 क्लास में है केवल टीसी, एसी और एमसी ही पूछा जाएगा, और इनके बीच में संबंध पूछा जाएगा या फिर अंतर पूछा जाएगा, जो मैं आपको तालिका और चित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक था लागत के सिद्धांत। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको एक एक करके, एक वीडियो में टीसी, एक वीडियो में एसी और एक वीडियो में एमसी, और उसके बाद दीर्घकालीन लागत वक्र समझाऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।